अध्याय 165 स्वर्गीय अंधेरा चूहा। हालांकि रूही कबीर विल्सन के पीछे चल रही थी, वह रुक रुक कर चल रही थी, बल्कि अनमने ढंग से। ऐसा लग रहा था कि वह एक समाधि जैसी अवस्था में कुछ सोच रही थी। बस एक नज़र में कोई बता सकता था कि वह उन स्पिरिट वेन्स के बारे में सोच रही थी। बहन रूही, तुम अभी बहुत अच्छी हो, एक कोमल बहन की तरह। कबीर विल्सन मुस्कुराया और बोला, मैं केवल तुम्हारे और कियारा के लिए अच्छी हूँ, किसी और के लिए मैं नहीं रहूंगी। मैं एक डीन हूँ, साथ ही डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी भी। इसका उल्लेख न करें कि मुझे बहुत से लोगों को रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत है, मेरे पास उन्हें डराने की क्षमता होनी चाहिए। रूही ने वहां तक बोला। उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था और उसका पूरा शरीर एक राजसी आभा छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई हो। हालांकि डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की विलियम्स मुख्य भूमि के हर एक शहर में शाखा स्टोर हैं, बहुत से सेक्ट डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर खुद समृद्ध है, बल्कि उसके नागरिक भी समृद्ध हैं। ये डिवाइन हेवनली एम्पायर की मुख्य विशेषता है और यह इस तरह से तुम्हारे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत से अलग है। केवल सेक्ट और परिवार ही एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में मजबूत हैं। कभी कभी बहुत अमीर या बहुत गरीब मर जाते हैं और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अनगिनत नागरिकों का अंधाधुंध कत्लेआम किया जाता है। हालांकि डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर में ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक किसी भी नागरिक को धमकाया जा रहा है, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी। रूही का लहजा वीर बन गया और वह राजसी आभा और भी दबंग हो गई, जिससे कबीर विल्सन चुपके से उसकी प्रशंसा करने लगा। कबीर विल्सन ने पहले ही डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की दुर्जयता के बारे में सुना था। उनका शौर्य एक आम रिवाज था और हर नागरिक डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति पर गर्व करता था। प्रभावशाली हस्तियों द्वारा कोई कुकर्म नहीं किया गया था, इस प्रकार आम नागरिकों को किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाता था। उनके पास एक बहुत ही निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय प्रणाली थी। कभी कभी रूही भी उचित प्राधिकरण के बिना चीजें नहीं कर सकती थी। हालांकि अगर डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर पर एक डेविल पथ सेक्ट या किसी भी खराब इरादों वाले सेक्ट द्वारा हमला किया गया था, तो ये खुशहाल राज्य नरक में डूब जाएगा। रूही के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह पूरे डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर में सबसे मजबूत मार्शल कलाकार थी और इस तरह वह उसकी संरक्षक थी। दूसरों का सामना करते समय उसके पास हमेशा एक दमनकारी माहौल होगा और एक शक्तिशाली प्रभाव की हवा निकलेगी जिससे लोग उससे डरेंगे। हालांकि उसका एक और पक्ष भी था, वह पानी की तरह गर्म और कोमल थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक मासूम और प्यारी भी थी। रुको, आगे कुछ है। रूही ने अचानक कबीर विल्सन की बांह को पकड़ा। उसकी नज़र उनके सामने घनी घास की झाड़ी पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसने कबीर विल्सन को पीछे खींचा। कबीर विल्सन ने कुछ भी महसूस नहीं किया और रीनी ने भी उसे किसी चीज़ के बारे में चेतावनी नहीं दी। हालांकि जब उसने रूही को इतना सतर्क देखा, तो वह जानता था कि उनके सामने निश्चित रूप से कुछ था। सभी मिस्टीरियस रियल्म के लिए उनके अंदर कई शक्तिशाली और भयानक राक्षस जानवर होना एक आदर्श था। कभी कभी इसके अंदर विभिन्न अन्य प्रकार के अजीब और शक्तिशाली अस्तित्वों के साथ साथ विभिन्न अन्य खतरे भी होते थे। यह एक राक्षस जानवर है। विशेष रूप से यह मिस्टीरियस रियल्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध राक्षस जानवर है, जिसे हेवनली डार्क माउस कहा जाता है, एक बहुत बड़ा चूहा। रूही ने एक भारी लहजे में कहा। उसने कबीर विल्सन की रक्षा के लिए अपनी बाहें खोलीं और चारों ओर सतर्कता से देखा। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उसे एक महिला द्वारा संरक्षित किया जा रहा था और वह अपने दिल में चुपके से असहज था। उसने अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाला। वह वर्तमान में इसमें ट्रू क्यूई नहीं डाल सकता था, लेकिन यह अभी भी बहुत भारी था। हालांकि कबीर विल्सन को इसे पकड़े हुए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वास्तव में ये काफ़ी आरामदायक था। बहन रूही, मुझे यह मत बताना कि तुम चूहों से डरती हो। कबीर विल्सन मुस्कुराया और पूछा। मैं डरती नहीं हूँ, मैं बस उनसे नफरत करती हूँ, रूही ने एक धीमी आवाज़ में कहा। उसे इस समय कबीर विल्सन के मुस्कुराने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हेवनली डार्क माइस बहुत मजबूत थे। उनकी ताकत ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर में किसी के बराबर थी। क्या तुम हेवनली डार्क माइस के बारे में नहीं जानते हो? रूही ने पूछा। मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन डरने की क्या बात है? कबीर विल्सन ने शरारत से मुस्कुराया और चिढ़ाया। बहन रूही, तुम डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी हो। तुम इस तरह की चीज़ से कैसे डर सकती हो? रूही ने गुस्से में अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसने कबीर विल्सन पर और ध्यान नहीं दिया। उसने पाया कि कबीर विल्सन को बस एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं गिना जा सकता था। ऐसी स्थिति में उसने अभी भी हंसने की हिम्मत की। बेशक अगर उसकी ट्रू क्यूई सील नहीं होती, तो वह इस नश्वर दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं डरती। हालांकि अभी वह केवल अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा कर सकती थी, जो काफ़ी सीमित थी। कबीर विल्सन ने दूर से एक काला सिलहूट अचानक कूदते हुए देखा। उसने तुरंत कहा, आ रहा है। उसने एक कदम उठाया, खुद को रूही के संरक्षण से अलग करते हुए। वह एक अजीब गति से चला, जमीन पर एक सांप की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था।
उसकी गति बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी लंबी छाया को अपने साथ घसीट रहा था, एक सांप के लंबे शरीर के समान। पलक झपकते ही कबीर विल्सन से वह घसीटता हुआ सिलहूट उस आने वाली काली आकृति से टकरा गया। रूही ने बस कबीर विल्सन को जल्दी से अपना ब्लेड चलाते हुए देखा, उस काले सिलहूट को 2 टुकड़ों में काटते हुए, जिसके बाद खून का एक फव्वारा निकला। अच्छे आदमी, ये सचमुच बैल के आकार का है, कबीर विल्सन ने जमीन पर विशाल चूहे को देखते हुए कहा। रूही जल्दी से दौड़कर आए और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही कबीर विल्सन के हाथ में ब्रॉडस्वोर्ड से टपकता खून उसकी नज़र में आया, रूही और भी हैरान हो गई, क्योंकि इस ब्लेड की सामग्री उसकी कल्पना से भी बेहतर थी। मैं ठीक हूँ, क्या ये हेवनली डार्क माउस है? बहुत कमज़ोर, कबीर विल्सन ने शरारत से हंसा और कहा। कमज़ोर? रूही ने चुपके से उससे घृणा की। इस तरह के एक शक्तिशाली ब्लेड के साथ, भले ही वह एक राक्षस जानवर से मिलता जिसके पास कवच था, तो भी उसे 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इस चूहे का तो जिक्र ही क्या, इस तरह का जानवर। क्या तुम अभी भी अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग कर सकते हो? रूही ने संदेह से पूछा। उसने कबीर विल्सन की सूरत को देखा, ऐसा नहीं लगा कि वह ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था। उसके आश्चर्य के लिए, वह अभी भी भयानक ताकत और गति बनाए रख सकता था। नहीं कर सकता, कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। उसने पहले जो गति का उपयोग किया था, वह तब की थी जब उसके पास स्पिरिचुअल वेन नहीं थी। यह एक प्रकार की मार्शल तकनीक थी जिसका उसने दर्दनाक रूप से अभ्यास किया था। बस इतना है कि अब उसने इसे डालने के लिए केवल अपने शरीर का उपयोग किया, और वह इस तरह के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। तुम्हारा ब्लेड, रूही ने यहां तक ही बोलना समाप्त किया, उसका रंग अचानक बदल गया। कबीर विल्सन को पकड़कर जल्दी से 10 कदम पीछे हटना, केवल एक खूबसूरत सफ़ेद लंबी भाला बर्फ की तरह अचानक उसके हाथों में दिखाई दी। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए, रूही ने वास्तव में भाले का उपयोग किया, और यह बहुत दुर्जय लग रहा था। सफ़ेद ज़ेड ड्रैगन हड्डी, शीर्ष ग्रेट ड्रैगन हड्डी, रीनी ने एक धीमी आवाज़ में चिल्लाया। कबीर विल्सन ने सफ़ेद ज़ेड ड्रैगन हड्डी नामक किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। हालांकि ये बहुत दुर्जय लग रहा था। क्या ये सफ़ेद ज़ेड ड्रैगन हड्डी है? कबीर विल्सन ने उस खूबसूरत लंबी भाला पर एक नज़र डाली। बदमाश, तुम्हारी नज़र खराब नहीं है, अब बकवास बोलने का समय नहीं है, देखो। रूही ने लंबी भाला का उपयोग करके सामने जमीन की ओर इशारा किया। जमीन धीरे धीरे ऊपर उठाई जा रही थी, और फिर यह जोरदार तरीके से फट गई। बस अनगिनत वयस्क बैल के आकार के हेवनली डार्क माइस को जमीन से बाहर कूदते हुए देखा। आश्चर्यजनक रूप से कम कुछ 100 थे। ये हेवनली डार्क माइस की दुर्जयता है, ये ठीक उनकी संख्या है। रूही ने यहाँ तक ही बोला था कि उसने चूहों के एक झुंड को उस छेद से पागलपन से बाहर निकलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे एक वसंत का फव्वारा जमीन से निकल रहा था। ये देखकर कबीर विल्सन की आंखें टिकी रहीं, क्योंकि उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, ये पहले ही 10,000 से अधिक हो गया था। बचपन के दौरान इस तरह के बड़े चूहे किशोरावस्था तक मांस खाते थे, और इस समय के दौरान एक निर्धारित अवधि के लिए वे स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, जब तक कि वे ग्रेड 3 दानव जानवर नहीं बन जाते और उनकी ताकत ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर के बराबर हो जाती है। रूही ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कबीर विल्सन को पकड़ा। उसकी सूरत अविश्वसनीय रूप से गरिमामयी थी। अपने दिल में वह बहुत चिंतित और डरी हुई थी। अगर सैकड़ों हजारों हेवनली डार्क माइस उन पर टूट पड़ते तो वे बच नहीं सकते थे। शिक्षिका, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। इस सड़क पर हम वास्तव में इतने सारे चूहों से मिले हैं। कबीर विल्सन ने चुपके से डांटा, क्योंकि उसने वही किया जो उसके शिक्षक के अनुसार था, पानी के किनारे चलना। पानी का रास्ता। कबीर विल्सन जोर से कांप गया। नदी की धारा को देखते हुए एक विचार अचानक उसके दिमाग में आया। बहन रूही, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पानी पर तैर सकता है? अगर नहीं, तो हम पानी में कूदेंगे, कबीर विल्सन ने कहा। मेरे पास है। रूही ने अपनी उंगली पर भंडारण की अंगूठी से एक छोटी नाव निकाली, इससे पहले कि उसे नदी में फेंक दिया। जिसके बाद वे दोनों जल्दी से नाव में कूद गए। साथ ही वे हेवनली डार्क माइस एक हिमस्खलन की तरह थे जो अपने रास्ते में सब कुछ घेर रहे थे, क्योंकि वे भी हवा में कूद गए। अध्याय 166, जल मार्ग। कबीर विल्सन और रूही नाव पर थे, दोनों अपने तेज दिव्य हथियार से उन अनगिनत कूदते हुए हेवनली डार्क माइस पर हमला कर रहे थे। उसी समय रूही ने नाव को धक्का देने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल किया, किनारे को छोड़कर। अब तक नाव हेवनली डार्क माइस के खून से ढक चुकी थी और कबीर विल्सन के शरीर से भी कुछ खून टपक रहा था। हालांकि रूही की उन सफ़ेद चड्डी पर एक भी खून का धब्बा नहीं था। इससे पहले कबीर विल्सन ने भी इस अजीब घटना को देखा था। ऐसा लगा कि रूही की चड्डी में एक अजीब क्षमता थी जो टपकते खून की लहरों को दूर कर सकती थी। छोटी नाव अब किनारे से बहुत दूर थी और जल्द ही नदी की धारा के केंद्र में आ गई। उन हेवनली डार्क माइस को दूर किनारे पर चीखते हुए छोड़ दिया। उन्होंने नदी में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी, जो कई हेवनली डार्क माइस के तैरते हुए शवों से भर चुकी थी।
अगर इन्हें बाहर निकाला जा सकता था तो कबीर विल्सन ने सोचा कि वह उन्हें 10 क्रिस्टल स्टोन के बदले में बदल पाएगा। जैसे ही उसने उन तैरते हुए शवों को बाहर निकालने के लिए उस छोटी नाव को चलाने के लिए अपने ब्रॉडस्वोर्ड का इस्तेमाल किया, उसे एहसास हुआ कि चीज़ों को करने का उसका तरीका अमृत गुप्ता के साथ बहुत समय बिताने के बाद कुछ अजीब समानता रखता था। जल्दी से अपने शरीर को धो। उन हेवनली डार्क माइस को पीछा करते हुए न देखकर रूही ने राहत की सांस ली। ठीक है, मुझे तुम्हारा ब्लेड भी देखने दो। नहीं, वह ब्लेड बहुत भारी है। अगर मैं उसे अभी बाहर निकालता हूं तो यह नाव को डुबो सकता है। जब कबीर विल्सन नाव पर चढ़ा तो उसने पहले ही अपने अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को एक लेवल 3 स्पिरिट वेपन से बदल दिया था। इस समय कबीर विल्सन पानी में कूद गया। नदी ने उस पर लगे खून को साफ कर दिया, उसके पूरे शरीर को धो दिया। बाद में कबीर विल्सन ने रूही को मुड़ने के लिए कहा, फिर ऊपर चढ़कर अपने कपड़े बदल लिए। यह महसूस करते हुए कि उसके पीछे एक नग्न आदमी था, रूही का चेहरा बहुत गर्म हो गया। वह बहुत शर्मिंदा हो गई। उसे एहसास हुआ कि कबीर विल्सन के साथ थोड़े समय में उसने उसे बहुत सी चीज़ों का अनुभव कराया था जो उसने अपने जीवन के पिछले हजारों वर्षों में कभी अनुभव नहीं की थीं। क्या नदी के अंदर सुरक्षित है या नहीं? रूही ने धीरे धीरे बहती नदी को देखा। अपने दिल में वह कुछ हद तक चिंतित थी। उसने अपने हाथों में उस सफ़ेद हड्डी की लंबी भाला को कसकर पकड़ा क्योंकि वह नाव के धनुष पर खड़ी थी। कबीर विल्सन ने अपने हाथ फैलाए और असहाय रूप से कहा, मुझे भी नहीं पता, मुझे केवल किसी ने बताया था कि नदी के रास्ते पर यात्रा करना सुरक्षित है। बहन रूही, तुम्हारी वह हड्डी की भाला बहुत सुंदर है, उसे क्या कहते हैं? जब तुम चूहों को मार रही थी तो उस पर खून का एक भी निशान नहीं था। साथ ही जब तुम इस भाले को चला रही थी तो तुम सचमुच खूबसूरत लग रही थी, आंखों को बहुत भा रहा था। कबीर विल्सन ने प्रशंसा की। उसने जो कहा वह पूरी तरह से सच था। जब वह पहले उन हेवनली डिवाइन माइस को मारने के लिए अपने ब्लेड का उपयोग कर रहा था तो वह इस तरह की एक राजसी शैली के साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं था। जादुई अजगर का चुंबन। रूही ने लंबी भाला पकड़े हुए धनुष पर राजसी रूप से खड़ी थी। नदी की सतह को ठंडी नज़र से देखते हुए उसने खारिज करते हुए कहा, जब मैंने इसे प्राप्त किया तो ये पहले से ही क्षतिग्रस्त था। मुझे इसे बहाल करने में अच्छे 3000 साल लग गए। इसका रैंक बहुत ऊंचा है, ये केवल एक नश्वर हथियार नहीं है। उसकी आवाज़ गर्व से भरी थी क्योंकि वह इस स्तर के हथियार को ठीक करने में सक्षम थी। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह बहुत गर्व कर सकती थी। नाम ही बहुत सुंदर था। हालांकि कबीर विल्सन जानता था अगर वह तथाकथित चुंबन आता तो यह निश्चित रूप से इतना सुंदर नहीं होगा। तुम्हारे उस ब्लेड को क्या कहते हैं? रूही ने पूछा। अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड। इसकी खासियत यह है कि जब इसमें ट्रू क्यूई डाली जाती है तो वजन बढ़ जाता है और यह और भी भारी हो जाता है। हालांकि इसे चलाने वाला इसका एक भी हिस्सा महसूस नहीं करेगा। हे, दुर्जय है ना? कबीर विल्सन हंसा और कहा, बहुत दुर्जय। रूही ने जवाब में सिर हिलाया। अपने दिल में वह चुपके से हैरान थी। अचानक किनारे से एक गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ आए। कबीर विल्सन और रूही ने तुरंत अपना सिर आवाज़ की ओर घुमाया। अचानक उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके पास एक घबराहट से भरा भाव था क्योंकि वहां विभिन्न राक्षस जानवरों का एक घना झुंड था। दूर से देखने पर यह बेहद चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों ने किनारे को घनी तरह से ढक लिया हो। कबीर विल्सन ने निगला, ऐसा लगता है कि एक महान खूनी कत्लेआम होगा। ब्लैक टॉर्टोइज आर्मर प्राप्त करने के बाद मैं कियारा को यहाँ आने की अनुमति नहीं दूंगा। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ट्रू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ होना सचमुच चीज़ों को बहुत खतरनाक बना देगा। सिर्फ 10,000 साल के समय में इतने सारे राक्षस जानवर वास्तव में पैदा हुए हैं। हालांकि क्यों कुछ शक्ति हमारी ट्रू क्यूई को सील कर रही है। रूही ने खुद को ठंडी हवा का एक घूंट लेने से रोक नहीं पाए। अगर इस समय वे अभी भी किनारे पर होते तो संभावनाएं निश्चित रूप से उनके खिलाफ होतीं। हमने मारे गए 30 हेवनली डार्क माइस में से एक भी मॉन्स्टर पिल नहीं है। कबीर विल्सन ने निराशा के साथ कहा, बहुत कम राक्षस जानवर हैं जिनके पास मॉन्स्टर पिल्स होती हैं। हर शव के लिए तुम्हें कम से कम 10,000 क्रिस्टल स्टोन मिलने चाहिए। रूही ने कहा। इस छोटी राशि के पैसे के संबंध में उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आसमान धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया, हालांकि यह अभी भी ज्यादातर बादल वाला था। दोनों किनारों पर राक्षस जानवर रात भर धीरे धीरे कम हो गए और कबीर विल्सन और रूही दोनों हमेशा उन राक्षस जानवरों के खिलाफ सतर्कता पर थे। वे चिंतित थे कि ये राक्षस जानवर अचानक कूद पड़ेंगे। हालांकि ये जानवर पानी से बहुत डरे हुए लग रहे थे और ऊपर नहीं आए। 10 दिन बीत गए। दोनों किनारों पर अनगिनत राक्षस जानवरों ने धीरे धीरे कबीर विल्सन और रूही को सुन्न कर दिया। ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल में स्पिरिट क्यूई बाहर की स्पिरिट क्यूई की तुलना में कई गुना थी, इसलिए तार्किक रूप से इतने सारे राक्षस जानवरों को पैदा करने के लिए यह इतना आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये 10,000 वर्षों तक किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से भी रहित था।
आगे कोई रास्ता नहीं है, रूही ने अचानक बोला। कबीर विल्सन ने नदी के सामने एक पत्थर का पहाड़ देखा और पानी उस पत्थर के पहाड़ में घुसने में सक्षम लग रहा था। कबीर विल्सन ने चारों ओर देखा। उसने एक सड़क देखी जो कीचड़ से भरी हुई थी, उस पर कुछ पानी भी था। हालांकि इस सड़क से एक दुर्गंध भी आ रही थी। वहां एक जल मार्ग होना चाहिए। कबीर विल्सन ने उस कीचड़ भरी नदी की ओर इशारा किया। हालांकि रूही वहां जाने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी। ये पहले ही साबित हो चुका था कि कबीर विल्सन ने पहले जो कहा था वह सच था। जल मार्ग पर चलना बहुत सुरक्षित था। उसने 2 चप्पू निकाले और कबीर विल्सन के साथ छोटी नाव चलाना शुरू कर दिया। मैं बहन रूही के साथ एक नाव चला रहा हूं, ये सचमुच जीवन में एक महान खुशी है। हा हा। कबीर विल्सन खुशी से हंसा। क्या तुम थोड़ा गंभीर नहीं हो सकते? रूही ने ठंडे लहजे में कहा। पिछली रात से उसने एक सीधा चेहरा अपनाया था। एक भी पल ऐसा नहीं था जब उसने हार मान ली हो। दूसरी ओर कबीर विल्सन खुश और खिलखिला रहा था। बहन रूही, तुम भी इसका आनंद ले सकती हो। तुम्हारे भंडारण की अंगूठी में इस तरह की चीज़ है, तुमने कियारा के साथ अक्सर खेला होगा। कबीर विल्सन हंसा और बोला, मुझे उस छोटी लड़की ने बहुत कुछ सिखाया। उसके पास अपनी आस्तीन के नीचे बहुत सारे चाल हैं। रूही ने पलटवार किया। जब वह कियारा के साथ थी तो रूही भी काफ़ी खुश महसूस करती थी। हे, मैंने ही उसे खेलने के उन सभी तरीकों को सिखाया। कबीर विल्सन हंसा और बोला। कियारा लुइस के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों को सोचते हुए उसका चेहरा भी खुशी से भर रहा था। जैसे ही वे कीचड़ भरे रास्ते में दाखिल हुए, चप्पू चलाना और भी मुश्किल हो गया, लेकिन कबीर विल्सन और रूही दोनों की ताकत काफ़ी थी। इसके अलावा कबीर विल्सन बहुत सारी पूरक गोलियां भी ले जा रहा था, जो उन्हें अपनी ताकत वापस पाने की अनुमति देगा। देखो, कबीर विल्सन ने तुरंत सदमे में चिल्लाया। इस समय उन्होंने देखा कि कीचड़ की धारा के दोनों किनारे अचानक घनी आकृतियों से भर गए थे। करीब से देखने पर वे आकृतियां विशाल केंचुए, मकड़ियां, बिच्छू, मेढक और विभिन्न प्रकार के जहरीले जानवर थे। उन्हें देखने से किसी की भी खोपड़ी में झंझनाहट हो जाएगी और उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग जाएगा। खासकर इस आकार के केंचुओं के साथ बैल या भेड़ के आकार के मेढक, बिच्छू और मकड़ियां, वे सभी बहुत भयानक लग रहे थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश बहुत जहरीले जीव थे। रूही ने भान चढ़ाए, उसका पूरा चेहरा घृणा से भरा हुआ था। अगर वह अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग कर सकती थी तो यह अत्यधिक संभावना थी कि दोनों किनारों को आग से जला दिया जाएगा। बहन रूही, तुम्हारे और एल्डर पिल के बीच कैसा रिश्ता है? कबीर विल्सन ने अपने सामने भयानक दृश्य से उन्हें विचलित करने के लिए पूछा। दोनों किनारों पर वे जहरीले जीव बेहद घने थे, गिनने के लिए बहुत ज्यादा थे। हालांकि उनमें से एक ने भी कीचड़ में घुसने की हिम्मत नहीं की, जिससे रूही को बहुत आश्वासन मिला। वह अक्सर मेरी कुछ स्पिरिट वेपन्स के बदले में पिल्स का इस्तेमाल करती थी। हमारा रिश्ता भी अच्छा है, हालांकि मैंने कभी उसका असली रूप नहीं देखा। इस मामले के संबंध में रूही भी बहुत उत्सुक थी। वास्तव में यह एक ऐसा मामला था जिसने उसे हजारों सालों तक परेशान किया था। पिल एरोमा पैराडाइज के डीन के बारे में क्या तुम कभी उसके संपर्क में आए हो? कबीर विल्सन ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। हालांकि उसकी एक दासी आमतौर पर आती थी और मेरे साथ कुछ चीज़ों पर चर्चा करती थी। पिल एरोमा पैराडाइज भी पूरी तरह से इस दासी द्वारा प्रबंधित है, रूही ने जवाब दिया। वह जानती थी कि कबीर विल्सन के पास क्या विचार था, क्योंकि वह भी मानती थी कि पिल एरोमा पैराडाइज के डीन और एल्डर पिल के बीच एक संबंध था। आखिरकार वे दोनों बहुत प्रमुख फिर भी रहस्यमय व्यक्ति थे। क्या तुम जिस दासी के बारे में बात कर रही हो वह आयशा है? कबीर विल्सन अपने दिल में हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा के पास इतनी अधिकारिता होगी। आश्चर्यजनक रूप से उसने वास्तव में पूरे पिल एरोमा पैराडाइज का प्रबंधन किया। तुम वास्तव में इतनी सारी महिलाओं को जानते हो? रूही ने एक हल्की आह के साथ कहा। अचानक दोनों तरफ के जहरीले जानवर फैल गए, जिसके बाद एक जोरदार दहाड़ और गंभीर कंपन हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल हिल रहा था। वह दहाड़ भी बहुत कर्कश लग रही थी। इसमें एक तरह की उलझन और उदासी थी। अध्याय 167, क्षेत्र के भीतर क्षेत्र। यह मिस्टीरियस रियल्म का प्रवेश द्वार खुलने वाला है। हमें जल्दी करके ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटाइल आर्मर प्राप्त करना होगा। कबीर विल्सन को आखिरकार कुछ तनाव महसूस हो रहा था। रूही ने सिर हिलाया और कबीर विल्सन के साथ गति बढ़ा दी, जिससे छोटी नाव तेजी से आगे बढ़ी। अजूर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड, ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटाइल आर्मर, दोनों में 4 दिव्य जानवरों में से 2 जानवरों के नाम हैं। क्या इसमें किसी तरह की प्रासंगिकता हो सकती है? रूही ने सोचा और कहा। कबीर विल्सन ने शरारत से मुस्कुराया। बहन रूही, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास भी एक वर्मिलियन बर्ड नामक दिव्य हथियार है। क्या तुम मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद कर सकती हो? कबीर विल्सन की बातें सुनकर रूही का रंग बदल गया और उसका पूरा शरीर कांप गया। भौहों को सिकोड़कर उसने कबीर विल्सन को ठीक से देखा और ठंडे लहजे में पूछा, तुमने इसे किससे सुना? यह अत्यधिक गोपनीय माना जाता है।
केवल 3 लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, मैं, मेरे पिता और माँ। और मेरे माता पिता पहले ही एक उच्च क्षेत्र में चढ़ चुके हैं। कबीर विल्सन ने इसके बारे में सिमी से सीखा और सिमी ने भी इसके बारे में अपने खुद के मास्टर से सीखा था। सिमी और भूमिका के मास्टर ने रूथलेस डेविल स्किल का अभ्यास किया था और पहले ही अपना खुद का विनाश कर लिया था। और दोनों लड़कियों ने कबीर विल्सन को अपने मास्टर की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया था। ये पूरी तरह से कबीर विल्सन की उम्मीद से परे था कि वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन का यह मामला इतना रहस्यमय होगा। उसने जल्दी से एक बहाने के बारे में सोचा जब उसने कहा, एक सीनियर ने मुझे बताया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ताकत और कीमिया के संबंध में मेरी उपलब्धियां केवल मेरे अकेले के कारण नहीं हैं। ये सब एक सीनियर द्वारा नीचे पारित किया गया था। हालांकि मुझे उस सीनियर की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। रूही ने सिर हिलाया। उसने कबीर विल्सन की बातों को अधिक उचित पाया। इस विशाल नश्वर दुनिया में छिपे हुए ड्रैगन और घुटनों पर बैठे बाघों को ढूंढना असंभव नहीं था। इस समय उसे यह एहसास हुआ कि कबीर विल्सन के रहस्य बढ़ रहे थे क्योंकि वह उसे और जानती थी। मेरे पास वास्तव में वर्मिलियन बर्ड से संबंधित चीज़ है, बस इतना है कि मुझे इसका उपयोग करना नहीं आता। इसके अलावा वर्तमान में यह एक सीलबंद अवस्था में है और मेरे लिए इसे अपने दिमाग से नियंत्रित करना असंभव है। मैंने पहले ही इस पर खून बहाया है, हालांकि यह अभी भी उपयोगी नहीं था। क्या तुम इस मामले के संबंध में कुछ जानते हो? रूही ने सीधे जवाब दिया। वह अज्ञात मूल के इस डिवाइन वेपन को समझने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके माता पिता दोनों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कबीर विल्सन इस पर विचार करते हुए और सिमी से इसके बारे में पूछते हुए पूछा कि क्या वह रूही को 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन्स के बारे में बता सकता है या नहीं। इस अवधि के दौरान कबीर विल्सन और रूही के बीच की बातचीत से सिमी और भूमिका दोनों को पता था कि रूही एक अच्छी इंसान थी और वह वास्तव में कबीर विल्सन और कियारा लुइस के लिए अच्छी थी। अन्यथा कबीर विल्सन के दूसरे पक्ष का इतना फायदा उठाने के साथ, उसके साथ इतनी स्वतंत्रता लेने के साथ उसे पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। तुम उसे बता सकते हो, हालांकि सुनिश्चित करें कि वह इसे एक रहस्य रखेगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगी, या फिर ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। सिमी ने आग्रह किया। कबीर विल्सन ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली और कहा, अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड, ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटाइल आर्मर और तुम्हारी वह वर्मिलियन बर्ड से संबंधित चीज और व्हाइट टाइगर की भी एक समान चीज है। साथ में इन चारों को 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन्स कहा जाता है और वे सभी दिव्य हथियार हैं। दिव्य हथियार। रूही का पूरा शरीर हिल गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा वह ब्लेड इतना शक्तिशाली है। मूल रूप से यह ऊपर स्वर्ग से एक दिव्य हथियार था। मैं इसका उपयोग कैसे नहीं कर सकती? रूही ने कुछ हद तक निराशा से कहा, मैंने वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकती हूँ, हालांकि मैं अभी भी यह समझने में असमर्थ थी कि मैंने क्या शापित चीज़ प्राप्त की थी। क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? कबीर विल्सन ने पूछा। स्पष्ट कारण के बिना रूही के गाल अचानक थोड़े लाल हो गए और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने काफ़ी देर तक विचार किया, इससे पहले कि वह बोली, जब तुम ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटाइल आर्मर प्राप्त कर लेते हो तो हम फिर से बात कर सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन को कैसे नियंत्रित करने जा रहे हो। 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन्स को नियंत्रित करने के लिए किसी को 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास की खेती करने की ज़रूरत होती है, और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास एक बहुत शक्तिशाली मार्शल अभ्यास था। हालांकि इसे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज से बनाया गया था, ये ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के बराबर था। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि इसे कुछ बहुत शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि यह 4 प्रतीकों के रहस्यमय डिवाइन वेपन्स से भी संबंधित था, और 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन्स के स्थानों से ये काफ़ी स्पष्ट था कि 4 प्रतीकों के डिवाइन वेपन्स को कुछ महान व्यक्ति द्वारा परिष्कृत किया गया था जिसने वास्तव में इन खजानों को छिपाने के लिए मिस्टीरियस रियल्म्स का उपयोग किया था। ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म में कभी कभी कुछ गंभीर कंपन होते थे जो पहले से ही लगातार 20 दिनों तक जारी रहे थे। हालांकि रूही और कबीर विल्सन ने फिर कभी एक विशाल प्राचीन जानवर की तरह दिखने वाली उस दहाड़ को नहीं सुना था। मूल रूप से वे रुक रुक कर होने वाले कंपन पहले ही लगातार भयंकर झटकों में बदल गए थे। कबीर विल्सन और रूही ने पहले ही ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म के अंदर एक पूरा महीना बिताया था। उन्होंने कीचड़ वाली नदी को भी छोड़ दिया था और एक विशाल अंधेरी नदी में प्रवेश किया था। बाद में उन्होंने एक विशाल घाटी में प्रवेश किया था। रास्ते में वे कई राक्षस जानवरों और विभिन्न जहरीले जीवों से मिले थे। हालांकि वे अभी भी नदी के नीचे की ओर जा रहे थे और उन पर कभी हमला नहीं हुआ था। अब वे एक छोटी घुमावदार नदी में थे। इस छोटी नदी के अंत में एक पहाड़ था और पहाड़ की ढलान पर एक गुफा थी। दूर से कोई देख सकता था कि यह गुफा एक नीली आभा छोड़ रही थी। इस समय रीनी ने एक गरिमामयी लहजे में कहा, ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म का प्रवेश द्वार खुला है। एक बहुत मजबूत अंतरिक्ष शक्ति और समय में उतार चढ़ाव है। बाहर और अंदर समय का प्रवाह बहुत अलग है।
इन समय के उतार चढ़ाव से मैंने पाया है कि यहाँ अंदर ये 30 दिन बाहर के 3 दिनों के बराबर होने चाहिए। 10 गुना का अंतर। हालांकि मिस्टीरियस रियल्म के अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था, और सामान्य दुनिया और इस मिस्टीरियस रियल्म की दुनिया के बीच इतना बड़ा अंतर था। बहुत मजबूत अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव, ऐसा लगता है कि प्रवेश द्वार खुला है। मुझे उम्मीद है कि कियारा ने प्रवेश नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि ट्रू क्यूई की सील के कारण कई लोग प्रवेश न करना पसंद करेंगे। रूही ने कुछ चिंता के साथ कहा। कबीर विल्सन और रूही ने नाव चलाने की गति तेज कर दी, उस गुफा की ओर अपना रास्ता पार करते हुए जो एक आभा छोड़ रही थी। ये ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म बहुत विशाल और बहुत सुंदर था। बस इतना था कि वहाँ बहुत सारे राक्षस जानवर थे और ट्रू क्यूई भी सील थी। ये कहा जा सकता है कि यह एक बहुत खतरनाक जगह थी, और अगर कोई अकेले इन राक्षस जानवरों के झुंड का सामना करता तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता। आखिरकार वे उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर का पानी बहुत गर्म था, जो एक तरह की अजीब शक्ति दे रहा था। गुफा के अंत में एक सफ़ेद रोशनी थी, जैसे एक विशेष प्रवेश द्वार। कबीर विल्सन और रूही दोनों थोड़े उत्साहित थे। उन्हें विश्वास था कि वहाँ ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटल आर्मर छिपा हुआ होना चाहिए। चलो चलें, सावधान रहें। रूही ने हल्के से एक घूंट हवा ली, सामने की ओर सतर्कता से देखा और एक गंभीर भाव के साथ बोली। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया जबकि नाव चला रहा था, और जल्द ही वह छोटी नाव उस चमकदार सफ़ेद रोशनी में प्रवेश कर गई। ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म भयंकर कंपन के साथ था, जबकि कबीर विल्सन ने उस छोटी नाव को चलाया और उस प्रकाश स्क्रीन को पार किया। कबीर विल्सन और रूही की नाक में एक सुगंध हवा में बह गई, जिससे दोनों को तरोताजा महसूस हुआ। उनके सामने जो दिखाई दिया वह पूरी तरह से एक और दुनिया थी, एक जल दुनिया। हालांकि पानी की सतह पर बहुत सारी तैरती हुई घासें थीं। उनके शीर्ष सुंदर फूलों से भरे हुए थे, और उनके सामने ज़्यादा दूर नहीं एक द्वीप था। दूर से इस द्वीप को देखने पर यह समुद्र में एक विशाल कछुआ रेंगता हुआ दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस रियल्म के अंदर एक मिस्टीरियस रियल्म कैसे हो सकता है? अंत में यहाँ क्या हो रहा है? रूही ने अपने चारों ओर देखा। इस जगह में बाहर की तुलना में स्पिरिट क्यूई और भी समृद्ध थी। उसने एक क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र के ऐसे मामले के बारे में कभी नहीं सुना था। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बाहर बहुत सारे राक्षस जानवर होना बहुत असामान्य है, कबीर विल्सन ने कहा। उसने गति तेज कर दी और अपने सामने उस द्वीप की ओर छोटी नाव चलाई। बहन रूही, द्वीप के पास क्या स्थिति है? कबीर विल्सन ने पूछा। इस बिंदु पर उन्होंने छोटी नाव को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इन दिनों के दौरान उन्होंने पानी में खुद को सुरक्षित महसूस किया। हालांकि वे एक बार फिर एक मिस्टीरियस रियल में प्रवेश कर चुके थे, उनकी ट्रू क्यूई अभी भी सील थी। मुझे कोई खतरा नहीं मिला। यहाँ हम जमीन पर चल सकते हैं। रूही हल्के से कूद गई जैसे कि किनारे पर तैर रही हो। वह बहुत सुंदर और देखने में बहुत सुखद लग रही थी। कबीर विल्सन ने शरारत से मुस्कुराया, वह भी किनारे पर कूद गया। रूही ने उस छोटी नाव को प्राप्त किया और किनारे के चारों ओर चली गई। इस द्वीप के अंदर एक घना जंगल था। हालांकि वर्तमान में आसमान नीला था और बादल सफ़ेद थे, एक ठंडी हवा के साथ उनके सामने का जंगल अभी भी एक बहुत ही खतरनाक एहसास दे रहा था। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था। कबीर विल्सन और रूही ने केवल आधा घंटा बिताया और वे एक चक्र में द्वीप के किनारे पर चले गए थे। उन्हें राक्षस जानवरों या किसी अन्य खतरे के कोई पदचिह्न नहीं मिले। इस बिंदु पर वे दोनों अभी भी अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे। यही वजह है कि वे बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। उस उदास घने जंगल को देखते हुए कबीर विल्सन और रूही ने एक दूसरे पर एक नज़र डाली, इससे पहले कि वे अपने सिर हिलाते हुए ऊपर चले गए। इस समय वह दहाड़ जो एक उजाड़ एहसास दे रही थी, एक बार फिर गूंज उठी, और यह अचानक उनके कानों में गूंज उठी। अध्याय 168 एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन। वह दहाड़ ऐसी लग रही थी मानो किसी प्राचीन विशाल जानवर ने निकाली हो, जो जीवन की उदासी और उतार चढ़ाव को दर्शाती थी, लेकिन साथ ही पूर्ण राजसी और डराने वाली भी थी। कबीर विल्सन और रूही दोनों अपने कदमों पर रुक गए। वे चुपके से चिंतित थे कि द्वीप के अंदर एक शक्तिशाली प्राचीन राक्षस जानवर था। वर्तमान में वे अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे। अगर उन्हें किसी शक्तिशाली राक्षस जानवर के हमले का सामना करना पड़ा तो वे केवल भाग सकते थे। रूही ने अपने लंबे भले को पकड़े हुए एक गंभीर चेहरे के साथ आगे चल रही थी। उसने भान सिकुड़ी और कहा, सावधान रहो, अगर कोई शक्तिशाली राक्षस जानवर हम पर हमला करता है तो तुम बाकी सब कुछ छोड़ दो और भाग जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास इससे निपटने का एक तरीका है। कबीर विल्सन ने जवाब नहीं दिया। वह बस अपने चारों ओर सतर्क रहते हुए एक गंभीर चेहरे के साथ था। वे दोनों पहले ही जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे और यहाँ ये बहुत शांत था, इतना शांत था कि यह लोगों को कुछ हद तक डरा देगा। जंगल में बहुत सारी खरपतवार थी और उन्हें काटना बहुत मुश्किल था। उनमें एक बहुत मजबूत जीवन शक्ति थी। पेड़ों के तने भी बहुत मोटे थे, जिससे कबीर विल्सन कुछ हद तक हैरान था।
यहाँ की स्पिरिट क्यूई इतनी समृद्ध थी, आश्चर्यजनक रूप से कोई भी अजीब फूल या अजीब घास नहीं थी, वे सभी बस कुछ खरपतवार थे। कुछ हलचल है। रूही अचानक रुक गई, अपने लंबे भाले को पकड़ लिया। वह एक पल में कार्य करने के लिए तैयार थी। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्हें पहले ही आधा घंटा हो चुका था और वे केंद्र तक पहुंचने वाले थे। यहाँ पहुंचने के बाद उनकी नसें और भी तंग हो गईं। वे असाधारण रूप से सतर्क हो गए। अगर कोई भी परेशानी का संकेत होता तो उन दोनों को तुरंत पता चल जाता। सावधान रहो, कबीर विल्सन और रूही दोनों ने एक ही समय में जल्दी से चिल्लाया, जबकि एक साथ अपने हाथ में अपने अपने हथियार को चलाया। रूही ने अपने खूबसूरत लंबे भाले को घुमाया, जबकि कबीर विल्सन ने भी अपने ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला था। उन दोनों ने एक ही दिशा में हमला किया और उन दोनों ने समान रूप से अपनी सबसे मजबूत शक्ति के साथ हमला किया था। उनकी राय में, भले ही यह एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट था, यह उनके दिव्य हथियारों के हमले से कम घायल हो जाता। हालांकि कौन जानता था कि केवल चिंगारियां निकलेंगी। एक डैंक कठोर ध्वनि के साथ उन्होंने केवल महसूस किया कि उनके हथियार एक बहुत ही कठिन चीज पर हमला कर रहे थे। कबीर विल्सन बहुत हैरान था। हालांकि उसने अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में ट्रू क्यूई नहीं डाला था, यह बहुत तेज था। अपनी शक्तिशाली शारीरिक ताकत के साथ उसने इस ब्लेड को चलाया था। भले ही यह एक ग्रेड 3 स्पिरिट बीस्ट था, यह आसानी से 2 में कट गया होता। रूही भी इसी तरह हैरान थी। कई स्पिरिट बीस्ट के कठोर शरीर को उसके जादुई अजगर का चुंबन द्वारा छेदा गया था। हालांकि अब जब उसने उस चीज पर हमला किया था तो यह असामान्य रूप से मजबूत था। यही वजह थी कि एक शक्तिशाली प्रतिरोध उसके पास वापस आया, जिससे उसके खूबसूरत हाथ सुन्न हो गए। कबीर विल्सन और रूही दोनों एक ही समय में कूद गए। इस समय वे दोनों ये देखने में सक्षम थे कि उन पर अचानक क्या हमला हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से यह एक विशाल अजगर के समान एक जीव था। ये जानवर प्राचीन काल का है, जिसे एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के नाम से जाना जाता है। रूही ने एक गरिमामयी लहजे में कहा। इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन का एक पानी की टंकी के आकार का मोटा शरीर था, जिसका सिर एक विशाल मगरमच्छ जैसा था। इसका पूरा शरीर एक के बाद एक भूरे रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो मगरमच्छ की त्वचा जैसा दिखता था। एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन ने अपनी सुनहरी आंखों की जोड़ी के साथ सीधे कबीर विल्सन और रूही को देखा। इसने अचानक अपने जबड़े खोले, अपने तेज दांतों को प्रकट करते हुए जो बहुत डरावने लग रहे थे। वे पूरी तरह से सुनिश्चित थे कि पहले हुई रहस्यमय जानवर की दहाड़ इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन द्वारा उत्सर्जित नहीं हुई थी। उनके पिछले हमले के बाद कबीर विल्सन और रूही जानते थे कि उनके हथियारों का इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उच्च से निम्न तक इस जानवर का पूरा शरीर एडमेंटाइल जितना कठोर था। हालांकि इस लड़के का एक बहुत मजबूत शरीर था, ये थोड़ा भी धीमा नहीं था। इस समय कबीर विल्सन और रूही उच्च सतर्कता पर थे। एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन ने जल्दी से अपनी नुकीली पूंछ को घुमाया। इसकी पूंछ एक तेज कील की तरह थी, जो कबीर विल्सन की ओर घुसी। साथ ही एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन ने अपने विशाल सिर को रूही की ओर रैम किया। इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन ने अप्रत्याशित रूप से 2 दुश्मनों पर हमला करने के लिए अपने सिर और पूंछ का एक ही समय में इस्तेमाल किया। क्योंकि इसका पूरा शरीर स्टील जितना कठोर था, यह अपने विशाल शरीर पर किसी भी हमले से नहीं डरता था। इस बिंदु पर कबीर विल्सन और रूही केवल बच सकते थे। अगर उनके पास उनकी ट्रू क्यूई होती तो वर्तमान में उनके लिए यह इतना कठिन नहीं होता। हालांकि एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन पर तराजू ने रूही को बेहद उत्साहित किया। यह उपकरण को परिष्कृत करने के लिए एक बहुत अच्छी सामग्री थी। चाहे इसका उपयोग कवच या हथियार को परिष्कृत करने के लिए किया गया हो, यह एक शीर्ष ग्रेड सामग्री थी। वास्तव में एक प्राचीन प्रजाति के योग्य। हालांकि यह सिर्फ एक ग्रेड 5 स्पिरिट बीस्ट है। अपनी जन्मजात क्षमताओं और अविनाशी तराजू पर भरोसा करते हुए ज्यादातर लोग इस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। रीनी, ये छोटी ड्रैगन, अप्रत्याशित रूप से बहुत उत्साहित थी। इसने कबीर विल्सन को चुपके से उसे शाप देने के लिए मजबूर किया। उसी समय सिमी और भूमिका इस कठिन प्राचीन काल के स्पिरिट बीस्ट से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रही थीं। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पिरिट क्यूई बहुत समृद्ध थी। मजबूत मार्शल कलाकार बादलों जितने थे। राक्षस जानवरों के लिए जीवित रहने और भी अधिक शक्तिशाली ताकत प्राप्त करने के लिए राक्षस जानवरों ने अपनी खुद की कमजोरियों की भरपाई करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बनाया। पैदा हुए शावक किशोरावस्था तक पहुंचने के बाद वे अजीब प्रजातियों बहुत कठिन बन जाते थे। अधिकांश प्राचीन अजीब जानवर ऐसे ही थे। हालांकि स्पिरिट क्यूई के पतले होने के साथ और अधिक शक्तिशाली मनुष्यों के आगमन के साथ प्राचीन अजीब प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो गईं। राक्षस जानवरों को भी बुरी तरह से अपमानित किया गया था और उनमें से अधिकांश पहाड़ों में कुछ जंगली जानवरों में विकसित हुए थे। क्या इस लड़के की कोई कमजोरी है? हम ऐसे नहीं जा सकते, ये हमारी सारी ताकत को खा जाएगा। कबीर विल्सन ने अपनी पूंछ जैसी नुकीली भाला पर प्रहार करने के लिए अपने ब्लेड को नहीं चलाया।
इसके बजाय उसने बस इसे बगल से चकमा दिया। एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन एक साथ अपने सिर और पूंछ का उपयोग करके हमला कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से इसका शरीर भी जल्दी से फिसल रहा था, जिससे कबीर विल्सन को एक स्थिर पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रक्रिया में उन विशाल पेड़ों को नष्ट कर दिया। रूही के लिए भी सामना करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन भी एक के बाद एक अपने बदबूदार जहर का छिड़काव कर रहा था। जिन पेड़ों पर छिड़काव किया गया था वे पलक झपकते ही पिघल गए। संक्षेप में, जहर बहुत मजबूत था। मूर्ख, इसके सिर के नीचे 7 इंच के क्षेत्र पर हमला करो। हालांकि यह सांप बहुत बड़ा है, हालांकि इसका महत्वपूर्ण बिंदु भी आम सांपों के समान है। उस जगह को देखो और वार करो। रीनी ने धीरे से चिल्लाया, मैंने सोचा था कि तुम इसके बारे में जानते थे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने हमला नहीं किया। मूल रूप से तुम इसे जानते भी नहीं थे। कबीर विल्सन अपने दिल में चकित था। उसने भी पहले इसके बारे में सोचा था, हालांकि उसे लगा कि इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के लिए आवेदन करना मूर्ख नहीं था। ये जानना चाहिए कि इस एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन का पूरा शरीर बहुत कठोर तराजू से ढका हुआ था। अगर उस पर एक ब्लेड मारा जाता तो केवल चिंगारियां निकलेंगी। इसके अलावा यह एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन भी बहुत शक्तिशाली था। बहन रूही, 7 इंच, कबीर विल्सन ने चिल्लाया। इस बिंदु पर वह केवल रीनी की बातों का पालन कर सकता था। रूही, ये देखकर कि कबीर विल्सन पहले से ही तैयारी कर रहा था, उसने महसूस किया कि किसी भी विचार के लिए कोई समय नहीं था। उसने जल्द ही कबीर विल्सन के प्रयास का पालन किया। कबीर विल्सन के पैर फिसल रहे थे। उसकी आकृति एक सांप की तरह थी और एक पल में वह एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के 7 इंच के स्थान पर आ गया। वह केवल अपने दांत पीस सकता था, क्योंकि उसने अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को ऊंचा उठाया और अपनी सारी ताकत का उपयोग करके उसने बिजली की तरह नीचे वार किया। 7 इंच सिर्फ एक धारणा थी, ये सांप के कमजोर बिंदु को संदर्भित करता है। हालांकि एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन बहुत बड़ा था, एक कीमियागर के रूप में कबीर विल्सन भी इस सांप के तथाकथित 7 इंच का निर्धारण कर सकता था। डैंग, एक कठोर ध्वनि गूंज उठी। हालांकि यह पहले जैसा ही लग रहा था, इस ब्लेड के वार ने एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन को पागलपन से रगड़ने के लिए मजबूर किया। इस सिएरा में इसका विशाल शरीर गिर रहा था और संघर्ष कर रहा था, बहुत सारे पेड़ों को जमीन पर गिरा रहा था। रूही, ये देखकर कि यह काम कर रहा था, हल्के से कूद गई। हवा में ऊंचा कूदते हुए एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के 7 इंच स्थान की पहचान कर रही थी। वह नीचे उतरी और सीधे गिर गई। सफ़ेद जेड ड्रैगन हड्डी का उपयोग करके परिष्कृत किया गया तेज भाला टिप अचानक एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के शरीर में छेद कर गया। एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन और भी गंभीर रूप से संघर्ष कर रहा था। उस जगह से खून लगातार बह रहा था जहां इसे छेदा गया था। रूही का वार सफल हो गया था और वह तुरंत पीछे हट गई, जबकि कबीर विल्सन एक बार फिर से ऊपर चढ़ा और अपने ब्लेड को चलाया। हालांकि वह एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन को काटने में सक्षम नहीं था, फिर भी वार के प्रभाव ने एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन को तेज दर्द महसूस कराया। इस तरह रूही और कबीर विल्सन एक के बाद एक बारी बारी से और लगातार एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन के महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला किया। सिर्फ थोड़े समय में वह 7 इंच जगह कई छेदों से भर गई थी। वह जगह और भी कमजोर हो गई थी। कबीर विल्सन अपने ब्लेड में अपनी सारी ताकत लगाने के बाद अंततः एडमेंटाइल क्रोकोडाइल पाइथन को 2 टुकड़ों में काटने में सक्षम था।